हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का भूगोल भारत भूमि एवं लोग का जो है प्रथम चैप्टर शुरुआत करेंगे। ये बिहार बोर्ड का एक बुक है और इसमें जो है पहला चैप्टर जो है हमारा स्थिति एवं विस्तार। ये हमारा पहला चैप्टर है, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और बारी बारी से लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करेंगे समझने का। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भारत में ही विकसित हुई है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो कहाँ विकसित हुई है? भारत में। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। तो विश्व का पहला गणराज्य कौन है? वैशाली, जो कि कहाँ पे स्थित है? बिहार में। तो ये एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है। दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देश में एकमात्र देश भारत है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है। एक महासागर का नाम रखा गया है जिसका नाम है हिंद महासागर। आपको पता होगा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो ये हिंद महासागर है हमारे देश के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। हम लोग अब भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। इससे पहले आएगा तो मैं बाद में बता दूंगा। पर यहाँ से मैं पढ़ना चालू करता हूँ। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है दोस्तों। इसको हो सके तो अपने एक नोट्स बुक में या कॉपी में लिख करके बार बार याद करें। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, द्वीप समूहों को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट या इसको 23.5 डिग्री भी कहते हैं हम लोग। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसमें बहुत सारे राज्य भी हैं जिनसे होकर के ये रेखा गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, एक चित्र दिया हुआ है जिसको हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे जो हमें बताया गया था वो क्या था और उसे समझ लेंगे। अब यहाँ पे हमें कहता है जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की शुरुआत आप लोग देख रहे हैं
ये जो लाइन है ये अक्षांश रेखा है, ये सारी लाइन अक्षांश रेखा है और ये सारी जो लाइन है ये देशांतर रेखा है। तो आपको पता है जो मेन मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है, इसकी जो है शुरुआत होती है यहाँ पे देख रहे हैं एक सारे मतलब 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे भारत 37 डिग्री 6 मिनट पे समाप्त हो जाता है। लगभग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 30 डिग्री है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 30 डिग्री है। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं इधर, ये देखते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का ये भूभाग, इस भूभाग की लंबाई है और इस भूभाग की लंबाई यहाँ तक है। अब एक बात और है कि जो ये तो मुख्य भूमि की बात हुआ, और एक है कि द्वीप समूहों को लगा करके जब हम द्वीप समूह की बात करते हैं तो लक्षद्वीप समूह तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक जहाँ से कि यहाँ से अगर हम बात करें तो शुरुआत की तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है हमारा देश, लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा देश का भूमि शुरू होता है और यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। इस बात को आप लोग जान गए होंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और दिया गया है, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तर अक्षांश नहीं, तो ये क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पेपर का प्रयोग करेंगे जहाँ पर कि आप लोग समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए आप लोग। जैसे देखिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को इस तरह से जो रेखाएं काट रही है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर यहाँ से जो रेखाएं काट रही है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इधर पता है आपको पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अपना भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। जो अपना भारत है कहाँ पे है, अपना भारत कहाँ पे है, यहाँ पे। मोटा मोटी समझ लीजिए ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो जो हम वहाँ पर रहते कि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर, ठीक है, जो अक्षांश रेखा है उत्तर की ओर, ये दिशा उत्तर की ओर हुआ, यहाँ से ये दक्षिण की ओर है। तो जो उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट है वहाँ से हमारा देश भारत चलता है और 36 डिग्री, यहाँ से 36 डिग्री 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट पे आकर के समाप्त हो जाता है उत्तरी अक्षांश। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। फिर जब हम बात करते हैं इधर की, जब बात करते हैं देशांतर की, तो यहाँ आप लोग को पता होगा कि ये जो हमारा भूभाग है यहाँ पे कितना है, देख रहे हैं 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट, इधर है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम कहते हैं कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, वो क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि देशांतरीय, अगर हम कहें देशांतर की बात तो ये तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो अपना कितना है यहाँ पे विस्तार, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो विस्तार है अपना इधर से, तो हम कहेंगे ये जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के हम किस ओर हैं, तो हम हैं देशांतर रेखा की, ये इस देशांतर रेखा के पूरब की तरफ है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से मतलब कितना, ये जो है हमारा
पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें, अगर हम इधर होते, हमारा देश इधर होता तो हम लोग पश्चिमी देशांतर रेखा की बात करते, लेकिन हम लोग इधर साइड में, तो हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर रेखा में हमारा देश स्थित है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, और उसके बाद जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, नहीं 6 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ से चालू होता है, यहाँ से 8 डिग्री, ये तो हमेशा उतना ही है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के, ठीक है। तो आप इतना समझ चुके होंगे मोटा मोटी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या कहता है हमारा कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इस बात को आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल जब पूरे पृथ्वी, पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इस चित्र में आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्ष स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। तो दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों का जो है क्षेत्रफल दिया गया है, जिसमें भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 76.8 लाख वर्ग किलो, भारत का भी क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का भी 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ब्राज़ील का 85.4 है, चीन का 95.9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का USA का 98 है, कनाडा का 99.7 है, और 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर रूस का क्षेत्रफल है। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। विश्व के 7 बड़े देश या आप देख लिए। अब आते हैं हम लोग भारत की स्थल सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा जो है भारत की, स्थल सीमा रेखा की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपको पता है वह इधर समुद्र है, ठीक है, और यहाँ से समुद्र के बाद जो ये सीमा रेखा है हमारी, ठीक है, ये स्थल सीमा रेखा ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है ना, ये सीमा रेखा हमारी स्थल सीमा रेखा है, और इस सीमा रेखा के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है, तटीय सीमा रेखा की लगभग 2 गुनी है। इस बात को याद रखिए कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है, ये वाली स्थल सीमा रेखा, ये तटीय सीमा रेखा की लगभग 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। नहीं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, इस बात को थोड़ा सा समझिए कि मुख्य भूमि क्या है। तो मुख्य भूमि जो भारत है अपना, इसका जो मुख्य भूमि है, ये वाला जो भूमि है, ये मुख्य भूमि है। इस भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है, मतलब समुद्र से लगा हुआ जो सीमा है, वो है यहाँ से लेकर के ऐसे जब आप आएंगे ये यहाँ तक, तो ये कितना है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई, द्वीप को भी जब हम लोग सम्मिलित कर देते हैं, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी द्वीप हैं उसकी भी जो तटीय सीमा रेखा है उसको भी जब हम लोग कुल जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है लगभग 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देख रहे हैं इसका लगभग 2 गुना है ये, नहीं तो इसलिए हम कहते हैं कि कुल तटीय सीमा रेखा का जो है 2 गुना है स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है। अब आते हैं भारत। विश्व के 7 बड़े देश, आपको पता है विश्व के 7 बड़े देश क्या है? रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपना देश भारत।
भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। पता है आपको भारत मोटे तौर पर क्या है? त्रिभुजाकार है। नहीं, भारत मोटे तो अगर आपको प्रश्न पूछता है कि भारत मोटे तौर पर कैसा है तो आप क्या कहिएगा? तो आप त्रिभुजाकार टिक मारिएगा। भारत मोटे तौर पर कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है। उत्तरी भाग जो है इसका क्या है? चौड़ा है। और दक्षिणी भाग क्या है? लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर लगभग पतला होता है। इधर का जो भाग है 22 डिग्री से नीचे का दक्षिण का भाग ये पतला होता जाता है और इतना पतला हो जाता है अंत में आकर के ये अंतरीप बनाता है। क्या बनाता है? अंतरीप बनाता है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। पता है आपको कि सबसे जो अंतिम वाला भाग है इसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी या फिर कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि कन्याकुमारी या फिर कुमारी अंतरीप बात एक ही है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सांकड़ा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्वान अन्य अंतरीपों के नाम इकट्ठा कीजिए। आपको पता होगा कि मतलब आप यहाँ आप जान चुके हैं कि अंतरीप किसे कहते हैं? अंतरीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है। क्या है? तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पतला और सांकड़ा भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है। बस इतना याद रखिएगा। तो देख रहे हैं भारत का जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा, इधर 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 तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसे हम लोग अंतरीप कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा आगे। कहते हैं भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय आकार है इसका क्या कारण है? इसका कारण है, प्रथम कारण है पूरब में बंगाल की खाड़ी, दूसरा कारण है पश्चिम में अरब सागर तथा तीसरा कारण है दक्षिण में हिंद महासागर। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के क्या कारण है? तो आपको यदि ये तीनों ऑप्शन आंसर में दिया हुआ हो तो आप इस तीनों को सही मारिएगा कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर के कारण, इस तीनों महासागर के कारण भारत का जो ये भूभाग है ये प्रायद्वीपीय बना हुआ है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत के तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के भाग मध्य भाग में स्थित है। भारत देखिए जो है ये अपना प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग ये हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। उत्तर पश्चिम, पता है आपको उत्तर पश्चिम इधर का भाग होता है। उत्तर पश्चिम ये सब भाग हुआ अपना इधर। पता है आपको मोरदार पर्वत है यहाँ पे? नहीं, मोरदार पर्वत स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत पर भी है। उत्तर पूर्वी ये जो है ना, उत्तर पूर्वी नहीं, पूरब भी है उत्तर भी है। इधर जो है, इधर उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत में इधर भी मोरदार पर्वत स्थित है। ठीक है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रभाव देखेंगे। क्या है, क्या कहता है? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है। नहीं, अक्षांशीय विस्तार जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से यहाँ तक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक है, नहीं है, यहाँ से कहाँ तक है? अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर। फिर जब हम देशांतरीय विस्तार में आते हैं देखते हैं यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के हमारा कितना है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो फिर हम ये लगभग देख रहे हैं आपको, लगभग ये 30 डिग्री का अंतर है। 68 और 97 के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए हम लोग यहाँ कहते हैं कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है।
किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि समझने वाली बात है। आप लोग थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जो देशांतर रेखा है, मतलब अक्षांश रेखा जो है, उसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। क्या होती है? हमेशा समान होती है। इसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। लेकिन जो देशांतर रेखा है, उसके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती है। उसके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती। ये कहीं पे आकर के जो है बड़ा होता है। तो ये देखते होंगे आप कि यहाँ का जो भाग है, यहाँ का, यहाँ देख रहे होंगे आप कम दूरी है, लेकिन यहाँ देख रहे होंगे आप अधिक दूरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो देशांतर रेखा है, उन दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो ध्रुव के पास आकर के कम होती है। लेकिन ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ 0 डिग्री के पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम देशांतरीय विस्तार, अक्षांशरीय विस्तार दूरी समान रहती है, किंतु देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये क्यों है अंतर? इसका हम लोग यहाँ पे अब जान लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, आपको पता है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कितना? 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश, पता है अरुणाचल प्रदेश यहाँ है और सौराष्ट्र यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ के जो बीच का अंतर है लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो आप लोग दोस्तों ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की मानक देशांतर रेखा या मानक समय रेखा भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो मानक देशांतर रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक माध्य रेखा चुनते समय इस बात का, मानक माध्य रेखा, इसी रेखा को हम लोगों ने क्यों चुना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक माध्य रेखा क्यों चुना? उसका आगे जवाब मिल जाएगा कि मानक माध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो। 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर होता है। इस बात को याद रखिएगा कि 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ठीक है, साथ ही साथ 30 मिनट का समयांतर हो, इसीलिए इसको चुना जाता है। ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री या फिर कहिए इसको 23 डिग्री 30 मिनट। कर्क रेखा के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, भारत के बीचों बीच। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री, ठीक है ना, दक्षिणी अक्षांश, ये भी दिया रहता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ये जो है कर्क रेखा,
झारखंड की राजधानी कहाँ से गुजरती है? रांची से गुजरती है। इस बात को याद रखिएगा, जो कि हमारा बिहार का पड़ोसी राज्य है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देख लिया कि देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देशांतरीय विस्तार से समय में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में और सौराष्ट्र के समय में जो है अंतर 2 घंटे का हो जा रहा है। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं अक्षांशीय विस्तार, जो हमारा देश का यहाँ से यहाँ तक है, इतना बड़ा, इसमें जो अंतर है 30 डिग्री का, इससे हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा इस बात को समझने के लिए हम जो है प्रयोग करेंगे कॉपी का, अपने कॉपी पे देखिएगा थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे इस फिगर को देख रहे होंगे, तो ये जो है इस रेखा को आप देख रहे हैं नहीं, यहाँ जो है इस रेखा पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। ठीक है, इस रेखा पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और यहाँ से जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है तो यहाँ स्वाभाविक बात है कि जो इसके नज़दीक में है रेखा यहाँ पे, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी, और यहाँ पर जो रेखा है, मतलब यहाँ पर जो रेखा है, यहाँ पर जो सूरज की रोशनी पड़ेगी इसकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा तिरछी पड़ेगी। तो यहाँ पे कम तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे तापमान अत्यधिक होता है और यहाँ पे अत्यधिक तिरछी पड़ने के कारण तापमान कम होता है, जिसकी वजह से कि आप जानते हैं ठंडी के दिनों में यहाँ के लोग बहुत कंबलों में रहते हैं और यहाँ के लोग जो है लुंगी पहने, केरल के लोग खेती करते, तमिलनाडु के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग, इस बात को आप जान चुके हैं। फिर यहाँ समय में भी अंतर पाया जाता है, इस वजह से किसमें समय में भी अंतर पाया जाता है। इस बात को आप जान लीजिए कि जो है केरल में छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे पाया जाता है। कितना घंटे? 5 घंटे। इस बात को याद रखिए। फिर एक छोटा सा पॉइंट अपना यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले हो जाते। जो पूर्व के राज्य हैं वहाँ पे पढ़े आप लोग कि 2 घंटे पहले हो जाती है। उसका क्या कारण है? ठीक है। और जो है ग्रीनविच टाइम क्या है, इसके बारे में कभी आएगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहीं से इसी चीज़ से संबंधित है, बस इतना जान लीजिए, ठीक ना। इसी चीज़ से संबंधित है ग्रीनविच जो है टाइम। यहाँ पे जो है ना ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पर कि हम लोग मतलब उसको जो है ना स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ठीक है।
अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। भारत तथा विश्व, भारत और विश्व के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि भारत और विश्व, हम लोग अब भारत तथा विश्व के बारे में जानेंगे। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तक, पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। चित्र संख्या 1.3 में आप देख रहे हैं कि ये जो है दुनिया है, इसमें जो ये हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में देख रहे हैं भारत हिंद महासागर में जो है भारत की जितना प्रभाव किसी और देश का नहीं है, जिसके वजह से है कि इस हिंद महासागर का नाम, तो इसी वजह से जो है महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं आगे क्या कहता है। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्ग द्वारा नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। तो जो है ये भारत की जो एक पंचतंत्र की कहानी, उपनिषद के विचार, बौद्ध धर्म, ये जो है ना दर्रों के द्वारा, जो कि पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित है, से दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचा। दशमलव प्रणाली भी पहुंचा, विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। मसाला, मलमल, कपड़े अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में पड़ा। मतलब हमारे देश से कोई चीज़ बाहर गया तो बाहर से भी कोई चीज़ हमारे देश आया, जिसमें कि धर्म है, कहानी है, उपनिषद है, विचार है, छोटी मोटी वस्तुएं हैं, मसाला, मलमल, ठीक है। तो उधर से भी आया, स्थापत्य कला आया, एशिया की वास्तुकला आया, गुंबद बनाने का तरीका आया, मीनार बनाने का तरीका आया, ये सब चीज़ें आया उधर से। अब हम लोग आते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें निकलेगी। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया, आप लोग इस फोटो को देख रहे हैं, इस फोटो में ये एशिया है अपना, ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग एशिया है। इस एशिया को जब आप बांटिएगा तो भारत जो है ना दक्षिण भाग में पड़ता है, ठीक ना। कहते हैं भारत के दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, पता है सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। नहीं, भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। जो द्वीप है वो भारत के पड़ोसी देश है। श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय पड़ोसी देश है अपना। कौन सा है? द्वीपीय पड़ोसी देश। श्रीलंका और मालदीव द्वीप है और ये एक देश है, इसलिए ये जो है हिंद महासागर में भी स्थित है। इसलिए श्रीलंका और मालदीव भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है, ठीक है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा श्रीलंका जो है, यहाँ पे एक देश है श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी,
श्रीलंका, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो में, श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका और ये जो भारत है, ये मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होती है। जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, इससे जो है ना ये अलग होती है मन्नार की खाड़ी द्वारा। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग इस बात को नोट रखिएगा कि धनुषकोटी से श्रीलंका का जो है ना तटीय मात्र कितना दूर है, 24 किलोमीटर दूर। कितना किलोमीटर दूर? 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये जो रेखीय द्वीप है, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में छोटा छोटा द्वीप है जो जल में डूबा हुआ है। इसे हम लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, कजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, इसीलिए क्योंकि भारत अफगानिस्तान की जहाँ सीमा लगती है और चीन की सीमा लगती है, ये कुछ ही दूर पर पाकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तजाकिस्तान आदि ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ से कि 5 देश की सीमाएं जो है मतलब बहुत निकटस्थ है, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। आप लोग जान रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, इस बात को याद रखिएगा, उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? पठार है तिब्बत का पठार, जो अब चीन के अंतर्गत है। जो किसके अंतर्गत है? चीन के अंतर्गत। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। कहाँ पर है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील? तिब्बत के पठार में। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल में। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। मतलब नेपाल में जो है ना, कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये नेपाल है नहीं, इसके पूरब में ये भूटान है, ठीक है ना। इधर से अपना देश है भारत, ये सब इधर पाकिस्तान है, और यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान की सीमा लगती है ना। तो जुड़ा है वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भारत और भूटान के बीच एक क्या हुआ है? विशेष समझौता हुआ। इस बात को याद रखिएगा, भारत और भूटान के बीच एक
विशेष समझौता हुआ है जिसके तहत आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। भूटान के पूरब में भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। उत्तर पूर्व में यहाँ पे आकर के भारत, चीन और म्यांमार की सीमा आकर के मिलती है। ठीक नहीं, यहाँ पे इस जगह पे आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, पूर्वांचल की पहाड़ी है इस जगह पे, जो कि भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में जो पर्वत मिलती है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। मतलब ये जो पहाड़ियाँ हैं आगे चल कर के म्यांमार के मतलब जो है पहाड़ियाँ हैं आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है और यही पर्वत आगे बंगाल की खाड़ी में यहाँ डूब जाती है और फिर यही पर्वत ऊपर आगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऊपर होती है। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर होती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में ऊपर होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ। इस क्षेत्र में कौन सा महामार्ग विकसित हुआ है, इंडो तिब्बतन महामार्ग। इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखला अगम्य नहीं रह गई है। तो यहाँ से कुछ जैसे सिपकिला दर्रा, ठीक ना। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह है। फिर तीसरा है मतलब यहाँ से सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है और वायु मार्ग के विकसित होने के बाद ये अगम्य मतलब अब जाने योग्य नहीं रह गया है। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है? इस भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग इस
अध्याय के प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो अब हम लोग इस अध्याय के प्रश्न पर आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहले कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप लोगों ने पढ़ा है अभी 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो मैंने इस बिंदु पर फोकस किया था 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। फिर हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि भारत की मानक माध्य रेखा का मान क्या है। यह देखिए दोस्तों, बहुत ही सटा हुआ ऑप्शन दिया गया है। 83.5 डिग्री, 81 डिग्री 35 मिनट, 82.5 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपको पता है 82.5 डिग्री इसका आंसर होगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। तो आपको पता है कि स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। नहीं, 2 गुनी है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। नहीं, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। नहीं, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। अब आता आगे, ये कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें भरना है। कहता है भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर 32.8 है। आपको पता होगा, पीछे देख सकते हैं। नहीं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। फिर 2 नंबर में भारत का मुख्य भूभाग कहता है डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक है। तो आपको पता है भारत का मुख्य भूभाग जो है, मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट, नहीं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से जो है ना, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर जो है अपना 68 डिग्री कितना तथा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है न। भारत में कुल डैश राज्य हैं। तो भारत में अभी ये देखिए, अभी के हिसाब से कीजिएगा तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं, वर्तमान समय में श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ है। तो आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के कहाँ से निकलता है? हिमालय के में स्थित नेपाल से, मतलब जो हिमालय के नेपाल स्थित पर्वत से निकलती है ना। अब आते हैं कारण बताना है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कारण बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अक्षांश, हमने बताया था कि अक्षांशीय विस्तार जो होता है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होता है, जिसके वजह से कि इसके दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि देशांतरीय विस्तार में हम लोग जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। यही कारण है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के वास्तविक दूरी में अंतर हो जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते। क्यों? आपको पता है कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, जिसके वजह से कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो जाता है और सौराष्ट्र में सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है। यही वजह है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश के लोग पहले जग जाते हैं। भारत के तीसरा कहते हैं भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जाड़े की ऋतु में, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े
में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। क्यों? आपको पता होगा, क्योंकि जो दक्षिणी राज्य है केरल, ये 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है, और जो कि 0 डिग्री, जहाँ की आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि जो ये लाइन है, ये लाइन इस पे सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके वजह से कि यहाँ इसके निकट होने के कारण यहाँ पर भी सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है। लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा क्षैतिज पड़ती है, कहिए उसको, जिसके वजह से कि यहाँ पर पूरा सूर्य का रोशनी पूर्ण सीधी नहीं पड़ पाती है, जिसके वजह से कि यहाँ पर तापमान कम होता है, जिसके कारण यहाँ और यहाँ के तापमान में बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाता है, जिससे यहाँ के लोग ठंडी के दिनों में लुंगी और खुले देह होकर के खेती कर पाते हैं, जबकि यहाँ के लोग पूरा जो है जाड़े के जितने भी कपड़े हैं वो पहने ऊने होते हैं। नहीं, फिर आते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी। क्यों? भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी होने का कारण है भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति और 3 ओर से समुद्र से घिरा होना। नहीं, आप लोग ये जानते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग बहुत बड़ा है और ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी वजह से कि इसकी तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा लघु उत्तरीय की ओर, ये हम समझा देंगे। सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार से लिखिए। तो भारत से बड़े सभी देश, सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कनाडा है, तब अमेरिका है, तब चीन है, उसके बाद कौन सा है, चीन के बाद ब्राज़ील है, तब ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद अपना प्यारा भारत है 7वें नंबर पर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखे। तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में भारत के द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। बस ये 2 नाम लिख देना है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखो। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले जितने भी पड़ोसी देश हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से अपना प्यारा पाकिस्तान, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, उसके बाद फिर नेपाल, भूटान, उसके बाद फिर म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देश के हैं। भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, तेलंगाना मिल जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र को टच नहीं करते हैं। बिहार मिल जाएगा आपको, तो इनका आपको नाम लिखना है, स्पर्श नहीं करते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि के बारे में जानना है, तो लास्ट था हमारा दोस्तों, जल संधि किसे कहते हैं। तो जल संधि आप बस इतना समझिए कि 2 बड़े जलमार्ग को कोई छोटा जलमार्ग जोड़ता है, इसे ही हम लोग जल संधि कहते हैं। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, फिर ये मानचित्र कौशल है जिसमें कि आपको ढूंढना है ना। थोड़ा सा मानचित्र कौशल को हम लोग देख लेते हैं। मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें। जैसे भारत के सभी राज्यों की राजधानी, जितने भी मानचित्र पर जो है ना भारत के जितने भी राज्य उन सब की राजधानी को ढूंढना है, ठीक ना, और पहचान करना है। केंद्र शासित प्रदेशों, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सब की राजधानी को पहचानना है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य को ढूंढना है, ठीक है, कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है उसे ढूंढना है मानचित्र पर। फिर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है उसे ढूंढना है, लिखना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि